बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं। लोगों को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भरोसा है, वो ये भी जानते हैं कि उनका जो विश्वास है वो मतदान पर होता है, ना कि मद्यपान पर। यहाँ पर ये मद्यपान पर भरोसा रखने वाले लोग दिखते हैं, जो जिस तरीके की इनकी एक्साइज पॉलिसी रही। मेरा पहला प्रश्न है 25 अक्टूबर 2021 को, और ये कागज आप सबके समक्ष में दिखाना चाहती हूँ। ये कागज है 25 दिसंबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया इन सारी कंपनियों को जिनको मद्यपान से जुड़े हुए लिकर लाइसेंसेस दिए गए। इस पर क्या एक्शन हुआ, क्या कोई काम हुआ, नहीं हुआ, कार्रवाई हुई, नहीं हुई, और इसका क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या स्थिति है, ये बताएं। और तारीख नोट कर लीजिए 25 अक्टूबर 2021 को। अक्टूबर 25 अक्टूबर 2021। उसके बाद 14 जुलाई 2022, यानी सिर्फ एक हफ्ता पहले की बात है, जिसमें कैबिनेट नोट के बिना अप्रूवल के हफड़ तफड़ में, क्योंकि उसमें 48 घंटे का भी समय रहता है, जिसमें नोटिस जारी होने चाहिए 48 घंटे पहले एलजी के पास जाना चाहिए, बिना किसी काम के, बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए, बिना किसी नियम और कानून को फॉलो किए हुए 144.26 करोड़, मैं एक बार आंकड़ा दोबारा से चेक करके आपको बता देती हूँ, 144.36, 26 नहीं 36 करोड़, 144.36 करोड़ का जो वेवर है, क्या वो मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में उन कंपनियों को दिया गया बिना नियम, बिना कानून का पालन किए? फिर क्योंकि लिकर कार्टेल दिल्ली में चल रहा है, एक पूरा का पूरा एक गैंग है जो ये माफिया चला रहा है, और इसके दौरान 144.36 करोड़ का उनको जो है एग्जेम्पशन दी गई है लाइसेंस फी पर, जिसमें कि कोई अप्रूवल, कोई कैबिनेट नोट, कोई ऑथराइज्ड एजेंसी, किसी को इसमें जोड़ा नहीं गया, उससे किसी से बात भी नहीं की गई। और जब दिल्ली के अंदर डेल्टा वेव चल रही थी, उस दौरान ये हरकत हुई कि डेल्टा वेव के दौरान भारतवासी काम के अभाव में होटल, अस्पताल, बाकी चीजें बंद पड़ी थी, अस्पतालों का क्या हाल था आप सब जानते हैं। उन सब के अभाव में दिल्ली छोड़ कर जा रहे थे और उनके पास कोई रोटी रोजगार नहीं था। उस समय ये काम कर रहे थे कि डायरेक्ट ऑर्डर्स दे रहे थे कि 144.36 करोड़ जो है वो माफ कर दो। मेरा तीसरा सवाल कि L1 का जब टेंडर लगता है किसी भी कंपनी का, तो उस L1 के टेंडरिंग से पहले आपको कुछ जो है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देना पड़ता है। वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है 30 करोड़ का दिया गया एक कंपनी द्वारा, और उस 30 करोड़ के अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को अगर L1 की प्रोसेसेस को फॉलो नहीं किया, अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एयरपोर्ट अथॉरिटी का चाहिए था, कुछ और चाहिए था, आप वो काम नहीं करके आप अपना सरेंडर कर देते हैं, तो जो आपका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है वो फोरफीट हो जाता है, वो सरकारी खाते में, खजाने में चला जाता है। लेकिन इस केस के अंदर ये जो 30 करोड़ रुपए थे, बिना अप्रूवल, बिना प्रोसेसेस, बिना नियम, बिना कानून फॉलो किए हुए उस कंपनी को वापस किया गया। मेरा चौथा सवाल कि 50 रुपए जो विदेशी अल्कोहल है और खास तौर पे बियर, तो 50 रुपए पर केस की एग्जेम्पशन जो है वो एग्जेम्पशन दी गई बियर के केसेस पर जो इंपोर्टेड लिकर था, विदेश से आने वाला जो अल्कोहल था, लिकर था, उसके ऊपर 50 रुपए पर केस की एग्जेम्पशन, बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी कैबिनेट नोट के, बिना किसी ऑथराइज्ड एजेंसी के, बिना एलजी को सूचित किए, ये 50 रुपए भी पर केस कम किया गया, जिसकी वजह से जो दिल्ली की जनता है, उनके जो टैक्स के फायदे थे, जो उनको पैसा आना था, वो सब जो है जनता के पैसे का लगातार नुकसान किया गया। इसके बाद जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है खाओ गली नाम की जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको इन्होंने 2 जोन्स के ठेके दिए हैं। 2 जोन्स के अंदर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका कैसे दिया, इसकी भी एक्सप्लेनेशन ये केजरीवाल जी
तथ्यों के साथ दें तो हम सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट असेस करने में मदद होगी। एक कार्टलाइजेशन जो है टेंडरिंग प्रोसेसेस के अंदर कार्टलाइजेशन बंद होती है कि हम 4-5 लोग तय कर लें आपस में कि हम 4-5 कंपनियां फ्लोट करेंगे और उसी के आधार पर मिलजुल के हेराफेरी करके हम इकट्ठे टेंडरिंग में उतरे और टेंडरिंग प्रोसेस में कि इसको मिले तो मैं पार्टनर, मेरे को मिले तो ये पार्टनर, इस तरीके की जो चीजें हैं वो अवैध है, इलीगल है, गैर कानूनी है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि इस सारी जो लिकर पॉलिसी है जिसके अंदर सब धांधलेबाजी हुई है, उसके अंदर कार्टलाइजेशन की प्रोसेस जारी थी। मंगूटा एक कंपनी है, वो मंगूटा कंपनी एक इंडोस्प्रिट और एक खाओगली, ये 3-4 कंपनियों की कार्टलाइजेशन के बाद ये काम हुआ और इन सब के पीछे श्रीनिवास आलू रेड्डी का जो है MSR का क्या लेना देना है, कितने पैसे लगे, क्या है, इसकी अगर वो ब्यौरा देंगे तो जनता को सहूलियत होगी ईमानदार का सर्टिफिकेट असेस करने में। तो आज जो है हम यही बताने आए हैं कि इन सब इलीगल गैर कानूनी चीज़ों को लेकर जिस तरीके की धोखाधड़ी दिल्ली की जनता के साथ हुई है और जो बहुत बड़ा जो है स्कैम ही कहेंगे, उसका ब्यौरा जो है तथ्यों के आधार पर अगर केजरीवाल जी देते हैं तो हमें जो है सहूलियत हो जाएगी। और इनको ऐसी आफत क्या आई कि इनको अर्जेंट नोट सर्कुलेट करना पड़ा बिना 48 घंटे का नोटिस दिए, क्योंकि कोई भी पॉलिसी नोट है उसमें कोई मरने जीने वाला नहीं, कोई आग नहीं लगी, कोई आपदा नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। तो 48 घंटे के नोटिस के बिना एजेंडा सर्कुलेट किए हफड़ तफड़ में इनको ये कागज क्यों साइन करने पड़े, और ये जरा हम सबको बता दें। तो बेसिक जो हमारी बात है वो यही है कि जो अल्कोहल के ऊपर, लिकर के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, वो टैक्सेस जनता के काम आने वाला पैसा है, लेकिन इन्होंने लगातार लिकर कंपनियों को, माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ निर्णय लिए हैं और सीधे सीधे तौर पर वो लाइसेंसेस, वो निर्णय जो है उससे जो है जनता का नुकसान हुआ है, जिसमें वेवर ऑफ फीस इत्यादि इन्होंने दिया है। अब इसी बात को मैं जो अंग्रेजी चैनल्स हैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि in a non-confirming manner and even wards, मैं डिटेल में नहीं जा रही, ये सवाल मैंने पूछ लिए हैं, एक वार्ड के अंदर 2 ठेके खोलने का, फिर 2 से अधिक खोलने का, उसकी भी कोई परमिशन नहीं थी, वो भी इन्होंने काम किया है। जो पीनल एक्शन जिन लोगों के खिलाफ होना चाहिए था वो पीनल एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि उनके जो पेट लाइसेंसेस है वो कैंसिल होने चाहिए, वो नहीं हुए। जो स्कूल आदि हैं उनके आसपास ठेके खोलने का, मार्केट प्लेसेस जहाँ पे महिलाएं, और जैसे साउथ एक्स मार्केट है, कोटला में ऑलरेडी एक ठेका चलता था, एक और इन्होंने खोला। जनता की हाहाकार मची, महिलाओं के ग्रुप, सिविल सोसाइटी और सबने इसका जो है विरोध किया। बावजूद उन तमाम चीज़ों के इन्होंने अपनी लाइसेंसिंग पॉलिसी नहीं बदली और जो नुकसान हुआ वो देश की जनता और दिल्ली की जनता का हुआ, क्योंकि इन्होंने लिकर माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए जो है पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया। और आई कैन ओनली से दैट ऑल दिस exercise was undertaken with ulterior motives which do not meet the eye, and what kind of losses have happened to public exchequer can only be, it's only for everybody to guess that what kind of monetary transactions have taken place is what we all wish to understand. And this so-called the sticker of Imandar Sarkar will be given to you later when you decide to answer us on facts. The very first fact is on 25th October 2021, this was a notice issued by Excise Department of Delhi to the companies concerned who were part of the cartelization process in
tendering process itself. What happened to this notice? What action was taken? What investigation happened? Whether any action was taken or not undertaken is what we want to understand. And please answer specifically pertaining to the notice, and don't talk about Imandar Beiman Sarkar. The second question is on 14 July 2022, 1 week ago, without a cabinet note, without an approval, 144.26 crore was waived off from the liquor cartel. And this was done without adequate approvals, without proper notice to the Lieutenant Governor and other authorities who, as part of processes, approvals need to be taken in a process and rule-bound manner, which has not been done. And then when you issue tenders and someone qualifies under L1, that's the first tender, in those circumstances, there is something called earnest money deposit, EMD. And in case that L1 processee does not process further, does not take appropriate action in furtherance to the intention of participation in the tender, in those cases, the earnest money deposit is forfeited by the government. And in this case, the earnest money deposit was of 30 odd crores, which was waived off. And again, the waiver happened without adequate approvals from the cabinet and other such authorized people concerned. Then 50 rupees per case in case of imported beer was waived off. Now that is a straightaway loss to the exchequer and public money. So he's someone who's been squandering public money. Rupees 50 per case, which would have added to the coffers and the treasury of Delhi government and would have been used by the people of Delhi, was waived off in favor of a company so that foreign liquor could enter the market at a cheaper rate. Then there is another waiver, which was there's a company called Khaugali, which is blacklisted company. How was this blacklisted company allowed to participate in the tendering process itself? And 2 zones have been allocated to this particular company. In the process of tendering, cartelization is prohibited. And in this case, the sincere request is to investigate this particular part, that Manguta is one company, Indospirit is another company, and Khaugali is the third company. These companies formulated a cartel, and through the cartelization process, and at the back, I mean, I have no knowledge, but I would want everyone to investigate. Is this Srinivasalu Reddy, MSR, whose money is behind these companies? That needs to be brought forward, and Mr. Kejriwal can answer. In fact, in respect of cartelization, the blacklisted companies cannot participate. The manufacturers of the alcohol cannot be the distributors. That's another point in the entire tendering process. In this case, the manufacturers were also the distributors. That is where this tendering process was wrong. And all this happened under the leadership of Mr. Sisodia, and Mr. Kejriwal was the one who was chairing these. तो बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं शराब नीति को लेकर के, और उधर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश रची गई है। अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है, और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे ज़बरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है,
कट्टर देशभक्त आदमी है। मनीष सिसोदिया ने केवल दिल्ली के स्कूल ठीक नहीं किए, देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों को एक उम्मीद दी है कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, गरीबों के बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो सकता है। सुबह 6 बजे मनीष सिसोदिया अपने घर से निकल जाते हैं और अलग अलग स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है इस दुनिया के अंदर जो सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों के दौरे पे निकल जाता है, बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है? कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है? तो जेल से हमें डर नहीं लगता। हमें इनको थोड़ा सा ये लोग समझ लें कि इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगता। कई बार जेल हुआ है हम लोग। एक ये सोचने की बात है कि हाथ धो के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े? इतने हमारे एमएलए को ये जेल भेज चुके, सारे छूट के आ गए। और कोर्ट ने जब छोड़ा तो ऐसे गंदे गंदे ऑर्डर पास किए इन लोगों के खिलाफ कि क्या झूठे सच्चे केस बना रहे हो। सत्येंद्र जैन को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया झूठे केस में पिछले महीने। अब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं ये लोग। तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं, हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? 3 कारण हैं।